हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज मैं क्लास 9th का टर्म टू जो आप लोग का एग्ज़ाम जून में होने वाला है, इसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, जो सब्जेक्टिव होगा, कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा और जो 40 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स कितना होगा, 40 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल मार्क्स 40 है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज मैं सेट 1 करवाने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, सेट 1 में आप लोग का टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 19 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ का सिर्फ बनाना है 13 क्वेश्चन। क्या आप 19 में से 13 क्वेश्चन नहीं बना सकते? तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, आपको छाट करके 13 क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और यह काफ़ी वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है आपकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसका कुछ निर्देश है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो आप अपने शब्दों में यहाँ पे दे सकते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, ये पहले बता चुके हैं। 1 से 7 तक एक ग्रुप है, यहाँ पे 3 ग्रुप है। टोटल ग्रुप कितना है, 3 सेक्शन करके बनाया हुआ है। पहला सेक्शन में 1 से 7 तक का क्वेश्चन रहेगा, दूसरा सेक्शन में 8 से 14 तक का। ठीक है, और तीसरा सेक्शन में जो रहेगा वो रहेगा 15 से 19 तक का। तो ये आप लोग को यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या है। हाँ देखिए, सेक्शन 1 को हम लोग देखते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। हाँ, अगर वीडियो पे आप अगर नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों को जो क्लास 9th में हैं, जिसकी इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है ना। चलिए, चूँकि मार्क्स सबका अच्छा आना चाहिए, सबका चाहत होती है कि अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा ना लेट करते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कार्य का इकाई मात्रक क्या है। ठीक है, तो कार्य का इकाई मात्रक तो आपको पता होगा, जूल। ठीक है, याद करने का एक ट्रिक बताएं। देखो, इसका काजू तो आप लोग खाते होंगे ना, तो कार्य का इकाई मात्रक जूल है ना, का इकाई मात्रक जूल। देखो कितना अच्छा सा ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ट्रिक। चलो काजू, तो काजू याद रखिएगा, कार्य का इकाई मात्रक जूल। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तरंग क्या है। ठीक है, तो तरंग यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को देखिए। इसका परिभाषा आप लोग को लिखना है। ये जो है 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2-2 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तरंग एक विक्षोभ है। ठीक है, जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तरंग ये क्या है ना कि किसी माध्यम से होकर गुजरता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कोई माध्यम उसका होना चाहिए, वायु या फिर कुछ, या फिर कुछ वस्तु। तो उस तरह से कुछ एक माध्यम होना चाहिए, उससे होकर गुजरता है ना। और ये कण के कारण गति उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जल का रासायनिक सूत्र, तो ये तो आप लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, H2O। तो ये इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जे टॉमसन। तो इसमें आप लोग याद रखना होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जो कि तुक्का लगा देंगे, तो आप लोग को याद तो जरूर करना होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, विषाणुओं के कारण होने वाले 3 बीमारियों के नाम लिखे। तो वायरस से क्या क्या बीमारी हो सकता है ना। तो देखिए, पोलियो, चेचक, एड्स, तो 3 बीमारी हो गया। तो तीनों बीमारी को याद रखिए आप लोग, है ना, विषाणु से। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या होता है जब वायु सूर्य की किरणों से गर्म होती है। देखो पूछ रहा है कि क्या होता है जब वायु, जो भी है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी वायु है, ठीक है, वो सूर्य की किरणों से गर्म होती है। तो गर्म होकर वायु क्या होती है, ऊपर उठती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्म होकर वायु ऊपर उठती है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, सब याद करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, और अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहाँ पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप ऐड हो जाइए और एक मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलो आगे आते हैं हम लोग, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, वायु के गर्म होने पर उसमें किस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक है, वायु को गर्म जब होता है तो किस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है, तो संवहन धाराएं। ठीक है, संवहन धाराएं होती है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना 7 क्वेश्चन टोटल हो गया, जिसमें आपको बनाना मात्र 5 क्वेश्चन। क्या नहीं बन पाएगा 5 क्वेश्चन? इसमें से आपको छाट करके बनाना है, ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है कि ये यही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। 7 में से आपको 5 बनाना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, 8वां नंबर क्वेश्चन है सेक्शन B। ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा।
ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्य की परिभाषा लिखे, तो आपको यहाँ पे कार्य की परिभाषा लिखना होगा। देखिए कार्य की परिभाषा क्या दिया हुआ है, किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम एवं बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल को से परिभाषित होता है। ठीक है, तो ये हम लोग कार्य का परिभाषा हो गया। कार्य का जो मात्रक होता है तो आप लोग को पहले बता दिया काजू, तो काजू है ना, कार्य का सही मात्रक जूल है ना, और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आप लोग यहाँ पे पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताना है। तो बताना है इसमें कि ध्वनि का प्रबलता क्या है और तीव्रता में अंतर क्या है। देखो तीव्रता का परिभाषा एक लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखना है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, कोई एकांक समय में, कोई एक निश्चित समय में, ठीक है, कोई भी एक समय में, 1 सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, कि कितना तीव्रता से ध्वनि गया। ठीक है, कितना जोर से आवाज़ आया, इस चीज़ को हो गया। ठीक है, प्रबलता क्या है, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण के लिए 2 ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है, परंतु हम एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि परंतु हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, किसी को ज़्यादा सुन सकते हैं, किसी को कम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। आगे आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न यौगिक के उपस्थित तत्वों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे बताना है दोस्तों। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड में जो है कौन से तत्व है, आप लोग को पता होगा कि जो यहाँ पे जो तत्व है हम लोग का टोटल जो है 118, और भी अभी ज्ञात नहीं हुआ है। ठीक है, 118 तत्व है। आप पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, नहीं है तो आप गूगल में सर्च कीजिए पीरियोडिक टेबल, वहाँ पे आप लोग को पूरा 118 तत्व का नाम आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज हो रहेंगे ये तत्व क्या है ना, तो वही जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जो याद किए थे आप लोग है ना, वही वाला है। ठीक है, तो 118 है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि पोटेशियम ब्रोमाइड में कौन कौन से तत्व हैं, तो पोटेशियम है और ब्रोमीन है ना, पोटेशियम और ब्रोमीन, तो पहला आंसर हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड का पोटेशियम और ब्रोमीन। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरह से आंसर है उसी तरह से आप लिख लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग का 3 मार्क्स मिल जाएगा। आगे लिखा हुआ है काली चूना, तो काली चूना में जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, जिसमें क्या क्या मिश्रण होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और सल्फर का मिश्रण हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन और सल्फर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को टॉमसन के मॉडल पर स्पष्ट करें। ठीक है, परमाणु उदासीन है तो ये टॉमसन जो है ना के मॉडल पर आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, ये वैज्ञानिक टॉमसन है ना, उसी के मॉडल पर स्पष्ट करना है हम लोग को। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर में, देखो 1899 में टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि क्या किया, परमाणु के एक धनात्मक क्षेत्र से बना है, जो परमाणु जो बना है एक धनात्मक क्षेत्र से बना है, जिसमें ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, परमाणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित अथवा काट देते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना कि कोई भी तत्व में जितने धनात्मक होते हैं उतना ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, जितना धनात्मक प्रोटॉन और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जितना होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से संतुलित या काट देते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि -8 और एक +8 है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, तो यहाँ पे ये उदासीन हो जाता है, =0, तो ये हो जाता है हम लोग को उदासीन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है। ठीक है, किसी परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 है, तब परमाणु क्या है, परमाणु की क्या आवेश है, इस चीज़ को आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला आंसर क्या होगा। ठीक है, जितना देखो दोस्तों यहाँ पे जितना प्रोटॉन संख्या होता है ना, जितना प्रोटॉन संख्या होता है उतना ही परमाणु संख्या भी होता है, याद रखिएगा आप लोग। जितना प्रोटॉन संख्या होगी उतना ही परमाणु संख्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या हम लोग का दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे परमाणु संख्या भी 8 हो जाएगा, तो इसका पहला का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमाणु का क्या आवेश है। अच्छा, इस जो क्वेश्चन है यहाँ पे कोई परमाणु का आवेश क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जितना यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या दी हुई है उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या है। ये चीज़ आप लोग को देखिए 2
दिया हुआ है ना, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। और यहाँ पे धनात्मक आवेश भी 8 होगा और ऋणात्मक आवेश भी कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। धनात्मक आवेश भी 8 होगा और ऋणात्मक आवेश भी 8 होगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कुल आवेश तो धनात्मक अगर 8 है प्लस 8 है और ऋणात्मक -8 है तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये सब, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा और बढ़िया से इसको याद भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तब यहाँ से आप लोग का 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ किसे कहते हैं। तो स्वस्थ दोस्तों, क्या आप स्वस्थ हैं, है ना। तो स्वस्थ किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ जो है सही होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे स्वस्थ है। देखिए स्वस्थ वह अवस्था है जिसमें अंतर्गत शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। कहने का मतलब ये शारीरिक रूप से भी अच्छा होना चाहिए, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा टेंशन में हैं, बाकी पूरा बॉडी अगर अच्छा है तो उसको हम लोग स्वस्थ कहेंगे, वो गलत है, ठीक है। मानसिक भी अच्छा होना चाहिए, आपका सोच विचार भी सही होना चाहिए, ठीक है। टेंशन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे स्वस्थ। शारीरिक तो है ही, शारीरिक तो होना ही चाहिए, ठीक है। मानसिक भी ठीक होना चाहिए और सामाजिक, कोई पीड़ा नहीं करता होगा, ठीक है। कोई समाज के लोग आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा होगा, है ना, तब हम आप स्वस्थ कहला सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो 3 चीज़ होना जरूरी है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से यहाँ पे सही होना चाहिए, तब हम लोग स्वस्थ कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है, ठीक है। वायुमंडल जो है एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। तो वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है, इसका 3 चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तीनों चीज़ को, यह औसत ताप को स्थिर करता है, ठीक है। यह औसत ताप को क्या करता है, स्थिर रखता है, यानी कि ठंडा है तो गर्म होता है, गर्म होता है तो ठंडा होता है, यह ठीक है, तो स्थिर रखता है। आगे देखते हैं, यह दिन के समय अचानक ताप की वृद्धि को रोकता है, ठीक है। ये क्या करता है, दिन के समय अचानक ताप से की वृद्धि को रोकता है। जैसे कि सूरज अचानक निकल गया तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना चाहिए, तो ये वायुमंडल क्या होता है ना, ये धीरे धीरे गर्म होता है। क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और तब धीरे धीरे हम लोग को गर्मी लगता है, या फिर अगर ठंडा है तो धीरे धीरे ठंडा होता है तब लगता है। आप लोग देखे होंगे कि सुबह के समय आप लोग अगर सूरज निकलता है तो उस समय आपको वायुमंडल जो है ठंडा टाइप से रहता है, ठीक है। आप अभी जो गर्मी चल रहा है ठंडा टाइप से रहता है, और जब ये सूरज धीरे धीरे वायुमंडल को गर्म कर देता है पूरा, ठीक है, गर्म कर देता है, तब जाके हम लोग को गर्मी लगने लगता है 12-1 बजे तक, है ना। चलो तो ये हो गया। और क्या कारण हो सकते हैं, रात के समय यह बाहरी अंतरिक्ष में के उष्मा के पलायन को रोकता है, ठीक है। रात के समय ये बाहरी अंतरिक्ष के उष्मा के पलायन को रोकता है, ठीक है। जो भी अंतरिक्ष में जो होते हैं, ठीक है, तो उसका उष्मन के पलायन को क्या करता है, ये रोकता है वायुमंडल, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंबल की तरह काम करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, ठीक है। अभी से नोट डाउन करिए, ठीक है। अभी से आप लोग का पूरा 30 दिन टाइम है, ठीक है। इस 30 दिन में आप अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है। और हर वीडियो को नया नया आते रहता है, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। और लिखिए, देखो सिर्फ देखने से नहीं होगा, ठीक है। लिखेंगे जब तक अपना हाथ से कॉपी में नहीं, तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, ना पढ़ेंगे आप, बस देख रहे हैं। तो लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, और नहीं कुछ नया लग रहा है, जैसे लिखने समय में कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को फिर से देखो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया सेक्शन सी में। देखो हाँ, यहाँ सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। 15 से 19 तक का जो क्वेश्चन होगा सेक्शन सी का होगा। इसमें से 5 क्वेश्चन में से आपको मात्र बनाना है 3 क्वेश्चन। क्या आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन में आप 3 नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो 3 बन ही जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का होगा। देखिए यहाँ पे भी तो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, 5 दिया 15। चलो आगे आते हैं हम लोग। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा लिखें, प्रत्येक का एसआई मात्रक भी लिखें, ठीक है। तो कार्य, शक्ति, ऊर्जा, इसका परिभाषा आप लोग को 2-2 लाइन 3-3 लाइन याद कर लेना है और उसको लिख देना है, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक का भी लिखना है। देखिए यहाँ पे पहले कार्य का परिभाषा लिखा हुआ है, कार्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी पिंड पर लगाया गया बल लगाया जाता है, जब कोई भी वस्तु पर क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है,
और पिंड बल की दिशा में स्थान परिवर्तन करता है तो इसे बल द्वारा संपादित कार्य कहते हैं। सिंपल सी बात है, देखो कोई भी वस्तु है, मान लो ये, ठीक है, कोई भी एक वस्तु है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई बल लगा रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और बल लगा रहे हैं और ये जरा सा भी स्थान परिवर्तन नहीं हुआ तो इसको हम लोग कार्य नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन बल लगाने के बाद ये थोड़ा सा खिसक जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है तो इसको हम लोग बल कहेंगे, ठीक है। उसका स्थान और दिशा परिवर्तन होना चाहिए तभी हम बोलेंगे कार्य है, अन्यथा कार्य नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका इकाई मात्रक क्या होता है, ठीक है। कार्य का देखो पहले सूत्र देख लो, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। कार्य का जो सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है। आगे आते हैं, कार्य का इकाई मात्रक जो होता है तो उसका क्या होता है, या आप बोल सकते हैं न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, एनएम या फिर जूल बोल सकते हैं। तो इसमें आपका जो कार्य का इकाई मात्रक दो होता है, न्यूटन मीटर और जूल। चलिए आगे आते हैं हम लोग। हाँ, अगला देखिए शक्ति, शक्ति के बारे में बताया, शक्ति क्या है। शक्ति को देखिए यहाँ पे शक्ति को परिभाषित किया गया है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। जिस ऊर्जा से, जिस एनर्जी से हम लोग काम करते हैं, जैसे मान लो ना कि हम लोग ये कोई चीज़ को धकेल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जितना पावर लगा रहे हैं, जितना पावर लगा रहे हैं, जितना एनर्जी लगा रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम लोग धकेल रहे हैं तो। चलो आगे आते हैं हम लोग। हाँ, इसको क्या है कि यदि t समय में W कार्य होता है तो शक्ति का फॉर्मूला यहाँ देख लो, शक्ति का बराबर होता है W/T, यानी कार्य बटा समय, ठीक है, वर्क बटा टाइम, ठीक है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। तो आप लोग इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। जब भी देखो कोई भी चीज़ आप लोग लिखते हैं ना तो फॉर्मूला थोड़ा बहुत देख लीजिए, क्या है ना कि नंबर बहुत मस्त आता है फॉर्मूला से, ठीक है। आप लिखे उतना अच्छा से नहीं हो, लेकिन अगर ये सब एक एक लाइन छोड़ करके और अच्छा से बना दिए ना ये सब, तो आपको फुल मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो कोशिश करना है, ठीक है, ये सब लिखने का। चलो आगे आते हैं। इसका वैसा ही मात्रक भी पूछ रहा था, है ना। शक्ति का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड या जूल, है ना। न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड ये लिख सकते हैं, या फिर जूल है ना, जूल सेकेंड, ठीक है, या फिर वाट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, वाट। चलो ये हो जाता है। और ध्यान रखिएगा शक्ति का इकाई मात्रक को याद करने के लिए वाट बहुत आसान है, इसलिए याद है कि आप लोग को शक्ति याद रखना है, शक्तिमान, क्या याद रखना है, शक्तिमान। और शक्तिमान क्या करता है, सबका वाट लगा देता है ना। तो ये आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलो आगे आते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरंग का वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति की परिभाषा लिखें और उसके बीच संबंध स्थापित करें। तो यहाँ पे बताना है वेग का परिभाषा देना, तरंग दैर्घ्य का और आवृत्ति का, ठीक है। तो जहाँ तक का आप लोग को इतना चीज़ तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे 3 चीज़ पूछा था, क्या क्या, तो छोटा छोटा चीज़ याद रखना होगा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा का परिभाषा यहाँ पूछ रहा था, ठीक है। और अच्छा, ऊर्जा तो इसमें बताए ही नहीं, तो ऊर्जा भी देख लो एक बार। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल कहते हैं, मतलब एनर्जी, कार्य करने की कितना क्षमता हमारे कहते हैं, कैपेसिटी है उस चीज़ को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन तो हम पढ़ ही दिए, तो इसका भी बता देते। तरंग वेग पूछ रहा था, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति की परिभाषा लिखने बोल रहा था, ठीक है। तो तरंग का वेग का परिभाषा कैसे लिखना, देखो 1 सेकेंड में तरंग जितनी दूरी तय करता है, 1 सेकेंड में जितनी दूरी तरंग तय करता है उसे तरंग का वेग कहते हैं। ध्यान रखना कि 1 सेकेंड में कितना तरंग तय करता है। जैसे हम कुछ बोले, ठीक है, कोई चीज़ को बोले तो 1 सेकेंड में कितना दूर तक वो जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग तरंग का वेग कहेंगे। इसे भी से सूचित किया जाता है, इसका इकाई मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो इतना आप लिख देंगे, तरंग का वेग क्लियर, ठीक है। तो नोट डाउन आप लोग कर लीजिए यहाँ से। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, 2 लगातार श्रृंगों या गर्तों अथवा संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। 2 लगातार, यहाँ पे गर्तों बोल सकते हैं या संपीड़न, ठीक है, संपीड़न भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या विरलनों के बीच की दूरी को तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक मीटर होता है, इसे लैम्डा से हम लोग सूचित करते हैं। ध्यान रखना लैम्डा कैसे होता है, उल्टा वाई, ठीक है। तो लैम्डा इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं तरंग दैर्घ्य को, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आवृत्ति का परिभाषा दिया हुआ है यहाँ, आवृत्ति को एक बार देख लो। इकाई समय में उत्पन्न पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इकाई समय में उत्पन्न पूर्ण कंपनों की संख्या, ठीक है। मतलब देखो सिंपल सी बात है ना
कि कितना बार कंपन हुआ, जैसे कि हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो ध्यान रख, देखिए स्पीकर देख लो, छोड़ो स्पीकर आप लोग को देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हो कंपन करता है, कोई भी आवाज़ जब निकलता है तो क्या करता है, कंपन निकलता है, ठीक है। तो इकाई समय में इकाई समय अगर 1 सेकंड में देखते हैं तो पुनः कंपनों की संख्या कितना बार वो कंपन किया, ठीक है। जैसे कि ऐसे आवृत्ति को हम लोग ऐसे कर सकते हैं डिनोट, ठीक है। आप बुक में भी ऐसे ऐसे छपा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना बार कंपन किया तो उस चीज़ को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। और इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है, HZ, ठीक है। इस चीज़ को आप कर सकते हैं, यहाँ लाइन में आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, इसका संबंध पूछ रहा है कि आवृत्ति का, तरंग दैर्घ्य का और आवर्तकाल, ठीक है, तरंग का वेग, यहाँ पे इसका संबंध क्या क्या होगा वो देखना, ठीक है। तो देखो जी, यहाँ पे वेग, पहले देखो वेग जो है v = हम लोग λ/t, ठीक है, बटा t। तो ये एक संबंध बता दिया, किसके साथ, वेग के साथ, तरंग दैर्घ्य के साथ और समय के साथ, ये एक बता दिया। ये इतना लिख देंगे तो ये संबंध हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं और क्या संबंध हो सकता है। अच्छा, वेग के साथ हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं आवृत्ति के साथ कैसे इसका ये है ना, आवृत्ति के साथ। तो यहाँ देखो आवृत्ति के साथ कैसा संबंध है, तो v = ऐसा लिख सकते हैं λ/μ इसको कहते हैं, जो u जैसा बना होता है ना उसको म्यू कहते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है, इसको उतार लेंगे तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गए होगा ये चीज़। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो परमाणु एवं अणु में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो परमाणु में और अणु में क्या अंतर है, इस चीज़ को आप लोग को बताना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, परमाणु जो है ना सबसे छोटा इकाई होता है, अणु उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ देखिए, एक एक करके हम लोग अंतर को देखते हैं। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है, मतलब कोई भी तत्व का सबसे छोटा इकाई क्या है, परमाणु है, जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, जो नेचुरल मतलब कि जो भी है हम लोग का, ठीक है, प्रकृति है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण तो है, यह प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है। तो इतना आप लोग पहला अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का है, आप लोग 4 या 5 अगर अंतर लिख देते हैं तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मार्क्स का है तो 5 अंतर लिख दो, ठीक है, तो आपका 5 मार्क्स फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बी नंबर में, परमाणु का आकार गोलाकार होता है, तो ये भी लिख सकते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ का अणु का आकार भिन्न भिन्न होता है, कितना सिंपल से, एक साइड याद करो दूसरा साइड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बोले कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है और इसमें अलग अलग होता है, बस इतना लिख देंगे, हो गया। आगे देखते हैं, मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है, ठीक है। परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है, ठीक है। परमाणु के संयोग से मतलब बहुत सारे परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करता है, तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मौलिक कणों से परमाणु का निर्माण होता है और परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है, तो ये भी अंतर याद कर सकते हैं। हमको तो सबसे अच्छा लगता है अंतर याद करने में, एक साइड याद करो दूसरा साइड ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको कोशिश कीजिए, याद कीजिए, ठीक है, नोट डाउन करके ही याद कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, परमाणु के रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जाता है, मतलब कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसमें परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, उसको हम लोग परमाणु को, जो भी जितना छोटा छोटा परमाणु है उसको हम लोग कितनों भी विक्रिया कर लो वो अलग नहीं हो सकता, ठीक है, वो छोटा विभाजित नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता। अणु को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है, चूँकि वो परमाणु के साथ द्वारा बना हुआ है, तो अणु को क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वो विभाजित हो सकता है, छोटा छोटा टूट सकता है, ठीक है। ई नंबर देखो, इसका 5वां अंतर क्या हो सकता है, उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन को छोड़कर अन्य तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। मतलब 3 चीज़ यहाँ पे देख लो, ठीक है, हीलियम, नियॉन और आर्गन को छोड़ करके अन्य जितने भी तत्व हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ तत्व कितना बताए थे हम लोग, ठीक है, 118 बताए थे, तो 118 में 3 जो ऐसा तत्व है वो परमाणु में क्रियाशील नहीं होते हैं, बाकी सभी क्रियाशील होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, अणु अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं, बस सिंपल सी बात है, इधर अधिक भी क्रियाशील होते हैं और इधर कम क्रियाशील, तो इतना लिख सकते हैं आप लोग। 18 नंबर सवाल देखो दोस्तों, 18 नंबर क्या कह रहे हैं, समस्थानिकों की परिभाषा दे, इसके मुख्य अभिलक्षण एवं अनुप्रयोग लिखें, ठीक है। तो समस्थानिकों की परिभाषा बताना है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान
लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाती है। ठीक है, वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, आप लोग को अभी भी याद हो गया होगा। कैसे, वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये याद कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या कितना है, तो 6 है, ठीक है, और इसका अगर द्रव्यमान कितना है, तो 12 है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और कार्बन का परमाणु संख्या 6 और 14, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 समस्थानिक हो गया ये। आगे देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो, हाइड्रोजन का जो अगर बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और इसका द्रव्यमान संख्या 2, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 3, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए, समस्थानिक के मुख्य अभिलक्षण, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या फीचर्स है इसका। ठीक है, जैसे कि कोई मोबाइल में क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसी तरह से समस्थानिकों का क्या क्या फीचर्स है ना। तो देखिए, इसका कितना फीचर्स दिया हुआ है, 3 फीचर्स दिया हुआ है। तो इसको भी आप लोग देखें। तत्वों के सभी समस्थानिकों के नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, जो भी तत्व है, ठीक है, कोई भी है, कार्बन है, नाइट्रोजन, कुछ भी, तो उसके जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या जो होती है ना, समान होती है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, तत्वों के सभी समस्थानिकों के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है। मतलब न्यूट्रॉन क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब कि कुछ ज़्यादा कुछ कम। ठीक है, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों रासायनिक अभिक्रिया समान होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग 3 चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, इसका क्या क्या उपयोग है, समस्थानिक का क्या क्या अनुप्रयोग है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में होता है। कहाँ किया जाता है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है यूरेनियम का। ठीक है, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट एवं समस्थानिकों का उपयोग होता है। ठीक है, तो कैंसर का जो भी इलाज होता है वहाँ पे समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, घेंघा रोग, जिसमें गला फूल जाता है, का इलाज में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो ये 3 चीज़ लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो याद करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, चूँकि ये सब्जेक्टिव है, जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं तब तक आप लोग का नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, और लिखेंगे तो आपका राइटिंग भी अच्छा होगा, तो आप लोग अभी से प्रयास कीजिए। ठीक है, चलो अगला देखो, 19 नंबर, इसका लास्ट सवाल है, संक्रमण रोग फैलने के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो संक्रामक रोग फैलने से कौन कौन से कारक है। ठीक है, तो यहाँ देखो, संक्रमित रोग फैलने के लिए क्या क्या माध्यम हो सकता है इसका, तो वायु द्वारा हो सकता है, जल द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा, ठीक है, और कुछ जीव द्वारा। तो यहाँ 4 तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि इन सब से संक्रामक रोग फैल सकते हैं। जैसे कि सर्दी खांसी होता है, सामने किसी का आ जाते हैं तो हमको भी सर्दी हो जाता है। ठीक है, अगला को सर्दी हो जाता है जो सामने आ जाता है, तो वायु के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाता है, संक्रामक रोग फैल सकता है। जैसे छींकने खांसने रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं, तो ये हो जाता है, जो बीमारी किसी और का है वो किसी और के पास चला जाता है। ठीक है, जल द्वारा भी होता है। कैसे, प्रदूषित व संक्रमित पानी पीने से जो भी संक्रमित व्यक्ति है वो पानी पीता है और रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो इससे भी क्या हो जाता है, संक्रमित रोग होता है। जैसे कि खराब पानी को अगर हम लोग पी जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी हो जाता है। चलो, लैंगिक संपर्क, कुछ बीमारियों जैसे एड्स संक्रमित रोग के साथ लैंगिक संपर्क करने पर फैलती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो लैंगिक संपर्क, ठीक है, शारीरिक संबंध बनाने से, ठीक है, वो क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी चला जाता है। ठीक है, जैसे कि एड्स वगैरह हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे बीमारी है ठीक है, जिसमें शारीरिक संपर्क आने से क्या होता है, ये बीमारी फैलता है। अगले देखिए 4 नंबर, कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनीफ्लीज मच्छर भी रोग वाहक का काम करते हैं। ठीक है, मादा एनीफ्लीज मलेरिया वगैरह का जो भी वाहक करता है ना, मतलब उन लोग को ढोने का काम करता है, एक जगह दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है ना, तो बच के रहिएगा मच्छर से, है ना, तो चूँकि ये बीमारी फैला देगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें जो कि बीमारी फैलाने का काम करता है। ठीक है, ये सब माध्यम है एक, है ना। चलो, जैसे हम लोग कोई बात करते तो क्या क्या माध्यम हो सकता है, फ़ोन माध्यम है ना, और भी बहुत सारे ऐसे माध्यम है। ठीक है, टेलीफोन है ना, कंप्यूटर है, तो
तो इस तरह से क्या माध्यम हो सकता है संक्रमित रोग फैलने से, तो ये चीज़ बता दिया। ठीक है, तो ये 19 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिए, 19 क्वेश्चन तक। इसमें से आपको बनाना है 13 क्वेश्चन, और उसका भी बता दिए हैं रूल क्या है। ठीक है, 1 से 7 तक 5 बनाना है, 8 से 14 तक का 5 बनाना है, और 15 से 19 तक का 3 बनाना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे 7 क्वेश्चन है तो हम 5 ही उतारे, आप टोटल क्वेश्चन उतारो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन ना पूछे, दूसरा क्वेश्चन पूछे, तो उस जगह पे अगर आप सब क्वेश्चन को अगर याद करते हैं तो उसमें से आप लिख सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और ठीक है, धन्यवाद।